हेलो दोस्तों, मैं मनदीप। आपका ओनो स्टडी ग्रुप पे स्वागत है। आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि रिसेंटली में बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी कंप्लीट भी हुए हैं। यूपी पीसीएस का कंप्लीट हुआ है, यूपीएससी का कंप्लीट हुआ है। इसमें आप लोग बहुत सारे सीसैट का पेपर आप लोग दिए होंगे। कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको सब कुछ वो धीरे धीरे मैं करवाऊँगा आज। जैसा कि मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग किया था मैथ्स में बेसिक टॉपिक परसेंटेज से स्टार्ट किया, और मैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को सॉल्व कराया, जिसमें से एक मैंने एमटीएस का भी पेपर सॉल्व कराया। कैसे मैथ्स में क्वेश्चंस को अप्रोच बनाने का तरीका को देखते हैं, ये सारे चीज़ आप लोग को ध्यान देने होंगे अच्छे से। और क्या होता है कि मतलब अभी मेंस का पेपर होने वाला है, सीजीएल मेंस का पेपर। तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब कैसे मेथड से अप्रोच करें, पेपर को सही तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। कि आउट ऑफ 100 मतलब आपको 100 क्वेश्चन वहाँ मैथ्स में आते हैं, तो कम से कम 100 तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। 2-3 गलत होता है तो अलग बात है, मतलब आपको एक्यूरेसी 90 मोर देन 90% तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए मैं सीजीएल का मेंस का पेपर को अभी आपको रेगुलर डे बाय डे मतलब आपको सॉल्व कराऊंगा। चाहे जितने भी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ वो आपको मतलब कंटिन्यूस मैं कराता रहूँगा। फिर आपका रेलवे CBT2 जो उसका मेंस होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका भी मार्क्स मोर देन 50-60 आ रहा होगा, यदि 50 या 60 मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है जिनका भी, वो अच्छे से तैयारी में लग जाए। क्योंकि क्या है कि मतलब इनका होने का चांस ज़्यादा बनता है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे देंगे। लगभग 4 लाख 5 लाख बच्चे मेंस में अपीयर्ड होंगे। आउट ऑफ देखा जाए तो रेलवे में अराउंड 1 करोड़ के आसपास में प्रीलिम्स हुआ था, तो उसमें से 5 लाख तो बच्चे सेलेक्ट होंगे ही। तो आज मैं आप लोग को मैथ्स सीजीएल मेंस के पेपर के ऊपर आया हूँ यहाँ, और इसमें प्रॉब्लम्स को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। और आप लोग भी ये थोड़ा ध्यान दो कि मतलब जैसे मैं बेसिक एक तरफ बता रहा हूँ आप लोग को, तो बेसिक में आप अच्छे रहो, मतलब वो उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो मैं बेसिक का फंडामेंटल्स का क्लास चला ही रहा हूँ। अभी परसेंटेज को ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं प्रॉफिट लॉस की ओर बढ़ूंगा, और फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें कैसे मैं उसको 6 मंथ या 8 मंथ में उसको कंप्लीट करता हूँ, ओवरऑल अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को। फिर आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। और साइड बाय साइड में आपको तो प्रॉब्लम्स बता ही रहा हूँ। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चंस भी बनाने हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। जनरली आपको मैं आप लोग को कुछ दिन में ही जल्दी प्रोवाइड करूंगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन फॉर्म रहेगा। यहाँ पे तो अभी इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो रहा है ये। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 16%। एक आदमी है, कोई भी आर्टिकल को 16% हानि पर बेचता है, मतलब कितना उसका लॉस हुआ है? 16%। प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल है, और ये इसको बनाने का क्या अप्रोच है वो चीज़ आप लोग को बस समझना है। हैड ही सोल्ड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हैड ही सोल्ड इट फॉर 660 रुपये मोर। यदि वो 660 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको कितना गेन होता? ही वुड हैव गेन 8%। तो गेन कितना होता उसको? गेन 8%। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन 12%? मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा कि उससे 12% का गेन हो। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। जब मैं प्रॉफिट लॉस आप लोगों को डिस्कस करूंगा तो ये काफ़ी इजी लेवल में ही क्वेश्चंस में आते हैं, कि मतलब फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप में क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं जनरली देखा जाए। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी भी फेस नहीं करने को मिलेगा, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है ये थोड़ा देख लो, कि उसे 16% का लॉस होता है। कोई भी आर्टिकल को बेचने पर 16% की हानि होती है। और यदि हम 660 रुपये ज़्यादा में वस्तु को बेचें, जितना पहले में हम बेच रहे थे उससे 660 ज़्यादा में बेचते हैं, तो 8% का गेन होता है। तो मतलब पहला तो मान लेते हैं वस्तु का कॉस्ट प्राइस यहाँ बीच में रहा होगा, तो सबसे पहले आप क्या है कि 16% कम में बेच रहे हो, कुछ प्राइस रहा होगा। उसके बाद आपको 8% का ज़्यादा गेन हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 8% के बराबर है इसका आगे का वैल्यू। और ये जो दोनों का गैप है, ये जो पहले वाले सेलिंग प्राइस यहाँ पे जो रहा होगा और ये फाइनल जो 8% प्रॉफिट में जो सेलिंग प्राइस रहा होगा, वो दोनों के बीच में जो गैप है 660 रुपये का है। कितने गैप है? 660 रुपये का। तो प्रतिशत में दोनों के बीच में गैप कितना रहा होगा? जब हम एक तरफ निगेटिव साइन जा रहा है 16 और एक तरफ पॉजिटिव साइन, तो दोनों का परसेंटेज में निगेटिव वाइज देखेंगे एडिशन, तो 24% होगा। मतलब ओवरऑल जो है दोनों के बीच में गैप जो है, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का जो गैप है
वो 24% के बराबर है, और ये 24% हमारा कहीं ना कहीं 660 के बराबर हो गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 660/24। अब यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल तो पूछा नहीं है कि वस्तु का क्रैमूल बताओ, क्रैमूल तो पूछा नहीं है यहाँ पर है। तो जब हमको क्रैमूल नहीं पूछा है तो हम क्यों क्रैमूल निकालेंगे उसको। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये थोड़ा सा देखो कि मतलब वो यदि हम उसको 12% के लाभ पर बेचे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 12% के लाभ पे बेचने के लिए उसका सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं 112% के बराबर होगा। जैसा डाटा गिवन होता है बस आप उसको अच्छे तरीके से समझो। यहाँ पे 4 डाटा गिवन था और क्या किसको कैसे एब्जॉर्ब करके बनाना था, बस यही। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात आया है। अब ये कहीं ना कहीं 56 बार में जाएगा कि नहीं, और ये 12 दूनी 24, 12×5 60 और 12×25 60, 2 बार। अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया लास्ट में, 55 × 56। अब ये कैसे जल्दी करें, ऑप्शन पे भी जाना है। 6×25 वैसे वही ऑप्शन होगा जिसका लास्ट में 0 है, सबसे पहली बात। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए 56 को आप 55+1 तो समझ ही सकते हैं, और 55 का स्क्वायर होता है 30×25 और प्लस 55 करेंगे। 30×25 में 55 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30×80 आएगा कि नहीं। मतलब मैं एक तरह का मल्टीप्लिकेशन का भी रोल प्ले लास्ट में पढ़ा है। ये आप गुना कितना जल्दी करते हैं, कोई भी ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना चालू करेगा, 55×56 चालू करेगा 2 डिजिट का इस तरह से, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और यदि उसको 55 का स्क्वायर याद रहा 30×25 होता है, तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन को जल्दी सॉल्व करते हुए, एक तो आपका मेथड यहाँ पे टाइम लग रहा है कि आप क्वेश्चन को समझें। जनरली मैं तो यहाँ इतना लिख भी रहा हूँ, लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं कि हाँ 16% का लॉस हो रहा है, यदि 660 ज़्यादा हम बेचें तो 8% का गेन हो रहा है, मतलब 16 और 8 का डिफरेंस 24%। यही 24% का मान है 660 के बराबर, तो 1% का मान कितना होगा, 660/12 24। तो 12% का लाभ बेचने का मतलब कहीं ना कहीं 112 में वस्तु को सेल किए होंगे, तो 112 का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। मतलब आपको यहाँ पे पहले पहुँचना है, फिर यहाँ से इसका वैल्यू ये हो गया, और फिर ये फाइनली आंसर निकला। तो आप डाटा को समझिए कैसे क्या करना होता है। ये आपको चीज़ों को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में आप जहाँ टाइमिंग ज़्यादा लगाना स्टार्ट किए, यही सब क्वेश्चन में टाइम को सेव करना होता है। मैं आपको पूरा एकदम मिक्स तरह का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इसमें टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चंस रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन रहेगा, अलजेब्रा का भी क्वेश्चंस होगा, ताकि एक आपका बेसिक अप्रोच आपका बने कि आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे लेना है। आप जब सीजीएल का पेपर मेंस जब दोगे तो वहाँ पे 100 जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको 80 क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे जो कि इजी टू मॉडरेट रहेंगे, मतलब इतना भी नहीं। और जो 20 क्वेश्चंस होंगे डिफिकल्ट, उसमें तो आपको दिमाग, मेथड, कैलकुलेशन, वो सब कुछ उसमें लगाना पड़ेगा आपको, कि वो मतलब कैसे उस क्वेश्चंस को टैकल किया जाए। तो वो सारे चीज़ प्लानिंग स्टडी, अभी भी आपके पास टाइम है लगभग। ये पेपर होने वाला है कब, 28 या 29 जनवरी को ये होने वाला है। तो ये आप कम से कम जो भी आपका जितना टाइम मिलता हो, आप अभी से भी अच्छे प्रैक्टिस करते हो, फिर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इस बार प्री में पेपर काफ़ी टफ रहा थोड़ा, मतलब लोग एवरेज 130 140 ही स्कोर कर पाए हैं, ज़्यादा भी स्कोर नहीं हुआ है उन लोग का। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मार्क्स है प्रीवियस ईयर देखा जाए 2018 और 19 के कंपेरिजन में थोड़ा तो मार्क्स कम हो गए, क्योंकि अभी रिसेंटली CHSL का भी रिजल्ट आया, उसमें मार्क्स पहले जो कट ऑफ जा रहे थे उससे कहीं 10-20 मार्क्स कम ही आया है। तो SSC थोड़ा सा पेपर को अब स्टैंडर्ड की ओर जा रहा है, कि मतलब वो पेपर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखा जाए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा मैथ्स को कैलकुलेटिव, थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा मतलब ये कर ही रहा है वो। तो उसमें कहीं ना कहीं यदि आप नहीं अपग्रेड होते हो तो फिर आपका क्वेश्चन छूटना तो जायज़ बनता ही है। तो इस चीज़ पे आपको वर्क करना ही पड़ेगा कि कैसे कुछ क्वेश्चन को बनाया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल। और ये आप क्वेश्चंस को पहले आप स्टार्टिंग में इसको 30 सेकंड पढ़ो, खुद ही बनाने की कोशिश करो कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि दो पाइप ए और बी कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। ए और बी जो पाइप है, एक टैंक को, मतलब ऐसा एक तरह का टैंक होगा, दो ए और बी फिल कर रहा है, ए कर रहा है, बी फिल कर रहा है, और बी भी उसको भर रहा है। ए और बी भरने का काम कर रहा है। एक ए का भरने का कैपेसिटी जो है भरने का 1 घंटे में पूरा भर लेता है, और बी का जो है 2 आवर्स है, इंडिविजुअल गिवन है ये।
and pipe C can empty the filled up tank in 1 hour 15 minute। और C का काम क्या है? खाली करने का। C क्या कर रहा है? पाइप को एम्प्टी कर रहा है। तो C का खाली करने का क्या है? 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट को जब 1 आवर 15 मिनट को यदि हम फ्रैक्शन में बनाएंगे, 15 मिनट को आवर्स बनाएंगे, तो 1/4 बनेगा। और 1/4 का मतलब ये कहीं ना कहीं 5/4 आवर्स होगा। अब क्या बोला? ए एंड सी टर्न ऑन टुगेदर 9 AM। 9 बजे ए और सी को खोला गया है। स्टार्टिंग में किसको खोला गया? ए और सी को। आफ्टर 2 आवर्स ए को क्लोज कर दिया गया। 2 घंटे तक ए और सी को चलाया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो टैंक है इसका कैपेसिटी कितना है ये पहले फाइंड करते हैं कि ये जो हमारा टैंक लिया गया इसका कैपेसिटी कितना है। तो 1, 2 और 5 ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा? कहीं ना कहीं हमारा 10 आएगा। मतलब ये टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 लीटर। टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 लीटर। एंड देन वी विल हैव टू फाइंड द इफिशिएंसी, मीन्स ए का इफिशिएंसी कितना होगा, मतलब ए का पर आवर इफिशिएंसी क्या है टैंक को फिल करने का, बी का पर आवर एफिशिएंसी क्या है टैंक को फिल करने का, और सी का पर आवर एफिशिएंसी क्या है ये निकालने के लिए ए का एफिशिएंसी आ रहा है कितना? 10 लीटर पर आवर। बी का कितना आ रहा है? 10/2 मतलब 5 लीटर पर आवर। और सी का एफिशिएंसी ये 10 में 5/4 से डिवाइड करेंगे तो 8 लीटर पर आवर। मतलब ए का जो काम है 1 घंटे में 10 लीटर भरना, बी का काम है 1 घंटे में 5 लीटर भरना, और सी का काम है 1 घंटे में 8 लीटर खाली करना। सी का काम है एम्प्टी करने का। ये दोनों फिलिंग तुम्हारा पाइप है, ये दोनों फिल करने वाला पाइप है, ये आप अंडरस्टूड रह सकते हैं। और ये क्या है? एम्प्टी कर रहा है, हमारा एम्प्टी कर रहा है, टैंक को खाली रखता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसा बोला वो चलते हैं। 9 बजे क्या हुआ है? ए एंड सी आर टर्न ऑन टुगेदर 9 AM। ए और सी को 9 बजे खोला गया है। किसको? ए और सी को। अब ए और सी को जब हम 9 बजे खोलेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या? 10 लीटर ए भर रहा है, 8 लीटर सी खाली कर रहा है। तो भरा कितना रहा है? 2 ही लीटर भरा रहा है। और 2 घंटा तक के लिए चलाए तो कहीं ना कहीं टैंक कितना फिल हुआ होगा? 4 लीटर फिल हो गया होगा। मतलब 2 घंटे में क्या होगा? आफ्टर 2 आवर्स ए इज क्लोज्ड एंड बी टर्न डाउन। 2 घंटे के बाद 4 लीटर भरने के बाद ए को बंद कर दिया गया है, बी और सी को चलाया गया है फिर 2 घंटे के बाद। अब बी का कैपेसिटी है 5 लीटर से भरना और सी का कैपेसिटी 8 लीटर से खाली होना है। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा? 3 लीटर से टैंक खाली होगा। अब तो भराएगा नहीं, क्योंकि अब वो खाली होने का कैपेसिटी हो गया। तो व्हेन विल द टैंक बी एम्प्टी? तो ए इज क्लोज्ड और बी को ओपन किया गया है। तो 4 लीटर जो टैंक भरा हुआ है अब वो कितने पर लीटर से खाली हो, कितने आवर में कितना लीटर खाली हो रहा है? 1 घंटे में देखा जा रहा है 3 लीटर खाली हो रहा है। तो 4/3 समय में 4/3 आवर्स में 2 घंटे के बाद वो पूरा का पूरा टैंक को एम्प्टी कर देगा। तो व्हेन द टैंक विल बी एम्प्टी पूछा है, तो 4/3 का मतलब क्या हो गया? 1 आवर 20 मिनट। तो कहानी स्टार्ट कहाँ से हुआ वो थोड़ा आप देखो। 20 मिनट सबसे पहले तो बात है कि ये हो सकता है, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। एक है बात पीएम में और एक है बात एम में। अब दोनों में से कौन होगा? एम होगा कि पीएम होगा? अब ये तो कहीं ना कहीं सुबह का 9 बजा है यहाँ पे। अब सुबह का जब 9 बजा उसमें 2 घंटा और ऐड करेंगे तो 11 AM होगा, और इसमें 1 आवर 20 मिनट और जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं 12:20 पीएम आएगा। क्योंकि जैसे ही दोपहर में 12 के बाद भी 1 मिनट हो जाता है तो वो पीएम में कन्वर्ट हो जाता है, एम से पीएम कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा? 12:20 PM। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली, मैं तो बस इतना आपको फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ इतना समझा रहा हूँ, इतना समझाया नहीं जाता है मतलब वो। और मैं आपको फर्स्ट टाइम आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए इतना समझा भी रहा हूँ। जब मैं और आपको हैबिचुएट हो जाऊँगा, जब इसका पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, फिर तो उतना प्रैक्टिस जब मैं आप लोग को कराऊंगा तो इतना बताने का फिर जरूरत नहीं रहेगा। अभी बस आप लोग एक ओवरव्यू, एक आइडिया मिल जाए। क्वेश्चंस कितना अच्छा था वो। क्वेश्चंस काफ़ी 4-5 लाइन का भी था, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का था, बट उसको कैसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते स्टेप बाय स्टेप उसको फिनिश किया गया। और यही चीज़ मैथ में डेवलप करना होता है। चाहे क्वेश्चंस 5 लाइन का ही क्यों ना हो, 6 लाइन का क्यों ना हो, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के उसको कंप्लीट करना रहता है। थोड़ा सा हो सकता है कि जब ज़्यादा लाइन का क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा लग सकता है। ऐसा तो होता नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनता है।
चाहे वो क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो, तो गलत आंसर आएगा, नहीं आएगा। और वो आउट ऑफ 100 में मेंस में ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस होते नहीं है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चंस होते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा बहुत लेंदी और गलत भी आंसर हो, तो बहुत कम ही वैसा सेट होता है, वो ज़्यादा होता नहीं है। 100 में 98-97 अच्छे ही क्वेश्चन होते हैं और वो करेक्ट ही रहते हैं। और जब गलत क्वेश्चन जाएगा तो वो आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली वो सबको दिया जाता है, उसमें ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल किसी का मार्क्स कटता है उसमें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलजेब्रा का सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है, बोला जा सकता है। तो इस पर मैं आपको एक पूरा का पूरा इस पर एक लेक्चर ही लूँगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये चाहे क्वेश्चंस रेलवे में भी आ सकता है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, ये अलजेब्रा का जो कंसेप्ट है इसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारा चीज़ सीखना होता है। कि मतलब आपके पास एक चीज़ गिवन हो, x + 1/x का वैल्यू मान लेते हैं कि 2 या 3 ऐसा गिवन हो, तो आप बहुत सारे डाटा x² + 1/x² फाइंड कर सकते हैं, x का पावर 3 + 1/x का पावर 3 फाइंड कर सकते हैं, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 फाइंड कर सकते हैं, 5 का भी पावर फाइंड हो सकता है, 6 भी पावर फाइंड हो सकता है, x का पावर 6 + 1/x का पावर 6 भी फाइंड होगा, x का पावर 7 + 1/x का पावर 7 भी फाइंड होगा, मतलब x का पावर 8 + 1/x का पावर 8 भी फाइंड होगा। और ये x - 1/x तो फाइंड होगा ही, x² - 1/x² भी फाइंड होगा, और x³ - 1/x, मतलब पॉजिटिव में आप 5 पावर 6 पावर तक जा रहे हैं, निगेटिव में भी आप निकाल सकते हैं। मतलब जस्ट एक डाटा से कुछ भी ये गिवन हो ऐसा, चाहे x + 1/x का मान 3 दिया हो, चाहे x - 1/x का मान 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, कुछ भी गिवन रहे, 3, 4, 5 कुछ भी गिवन रहता है, या 2 ही क्यों नहीं गिवन रहे, तो आप यहाँ से कम 15 डाटा निकाल सकते हैं। 1-2 नहीं, 15 डाटा निकलता है। और वो देखना पड़ता है कि कैसे जल्दी जल्दी निकालते हैं उसको। वो पूरा का पूरा मतलब मैं जब एक क्लास आपको इस पे लूँगा अलजेब्रा में, तो वो पूरा दिखेगा कैसे 15 डाटा को निकाला जाता है। कि हमको सिर्फ x का पावर 7 वाला पूछे तो क्या करना है, x का पावर 8 वाला पूछे तो कैसे इसको जल्दी निकालेंगे, 3 वाला पूछेगा तो कैसे जल्दी निकालेंगे, और माइनस में पूछा जाए तो कैसे जल्दी निकलेगा। तो जब उसका मैं लेक्चर आपको करवाऊंगा तो उसमें तो डिटेल बताऊंगा ही। अभी मैं ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है इसको आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे x - 1/x का मान दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और पूछा क्या है, x³ - 1/x³। तो जनरली आप जानते हो k³ + 3k फॉर्मूला होता है, k का मान यही 6 है, और k का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 का क्यूब कितना हो गया, 216 + 6 × 3 18, 216 + 18 234, मतलब 234 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये ऐसा इसलिए होता है कि दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये हमारा यही बनता है अल्टीमेटली। जब हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, इसको एज्यूम k करके, x - 1/x को k एज्यूम करें क्यूबिंग बोथ साइड, तो x³ - 1/x³ -3x × 1/x × x - x बराबर k³ ये ऐसा बनता है। और इसी चीज़ को जब हम राइट साइड ले जाते हैं तो +3k बन जाता है, और कुछ नहीं होता, +3k बन जाता है। तो आपको एग्जाम में उतना प्रूफ नहीं रखना है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही इंपॉर्टेंट है कि क्या रिलेशन होता है, क्या जब ये रहेगा तो इसका बस k³ + 3k लगाना है, जब पॉजिटिव साइन रहेगा तो k³ - 3k लगाना है। ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप पूरा करना स्टार्ट कर दिए, सोचना स्टार्ट कर दिए, आपका 5 का भी पूछे 7 का भी पूछे, उसमें भी आपको जल्दी करना पड़ेगा। 5 में क्या होता है कि 2 और 3 वाला का बस मल्टीप्लाई होता है, x² + 1/x², और 2 और 3 वाला को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें माइनस करते हैं x + 1/x, हो गया। तो इस सब सारे चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं थोड़ा समझना होगा कि कैसे क्वेश्चंस रहेगा, उस अनुसार से हम लोग को रिएक्ट करेंगे और उसको कैसे जल्दी बनाएंगे। यही सारा चीज़ बस अप्रोच बताने के लिए मैं बस आप लोग को बस बताना चाह रहा हूँ। और ये आपको चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो और एसएससी, दोनों में ही आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जो भी मैं एडवांस से रिलेटेड बता रहा हूँ, चाहे वो सीडीएस का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, वहाँ तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ही। तो इस चीज़ पे आप काफ़ी ज़्यादा गौर करना, और आप अपना प्रैक्टिस तो करते ही रहो, चाहे आपका जो भी बुक्स हो, जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर आप रखे हुए हैं, उस चीज़ को तो आप सॉल्व करते ही रहो, क्योंकि वो चीज़ जब तक आप नहीं करोगे फिर बताना फिर मुश्किल है मेरे लिए। मतलब आप खुद ही मेहनत नहीं करना चाहोगे तो फिर मैं कितना भी पढ़ाता रहूँ तो वो तो फिर आपका व्यर्थ आपका ही जाएगा, मेरा उसमें कुछ लॉस होने वाला नहीं है। लॉस अल्टीमेटली आप ही का होगा, फिर आपको और टाइम देना होगा, फिर आपका 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही बर्बाद होता जाएगा। टीचर्स का कोई लॉस नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है उसका। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है इसमें।
जस्ट लाइक ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ट्रायंगल में जब ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत सारा चीज़ इसमें थ्योरम, बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, कितने तरह के, आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एंगल बेसिस पे 3 ट्रायंगल होता है, त्रिभुज हो, उसके बाद साइड बेसिस पे 3। तो ये सारे यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल का प्रॉपर्टी का बस यूज है। आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ है जिसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले तो ए और ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों साइड इक्वल होगा और ये नॉन इक्वल साइड रहता है। तो ये बता दिया है कि उसका बेस कितना है, 10 है, और हाइट दिया हुआ है 12। तो जो इसका हाइट होता है इसको 2 भाग में डिवाइड करता है, तो ये 12 है तो ये 5 होगा। जब आप ट्रिपलेट के थ्योरी से जानते हो कि 5 12 है तो ये 13 होता है। तो पूछा है कि दोनों इक्वल साइड कितना होता है, ये 13 है तो ये भी 13 होगा। ट्रिपलेट, बहुत सारा ट्रिपलेट आपको याद रखना चाहिए, 5 12 13, ये सब 7 24 25, 9 40 41, 3 4 5, 30 सारे ट्रिपलेट्स होते हैं। ये ट्रिपलेट्स भी मैं आप लोग को एक दिन सिखाऊंगा, इसमें जब मेंसुरेशन वगैरह स्टार्ट करूंगा वहाँ पे कैसे ट्रिपलेट निकाला जाता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। और कम से कम 8 10 ट्रिपलेट तो आपको माइंड में याद होना चाहिए, क्योंकि वो मेंसुरेशन में काफ़ी यूज होता है वो। क्योंकि वहाँ पे आप सोचना चालू करोगे, वो निकालना स्टार्ट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो फिर हो गया, टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये चीज़ पे आप कहीं ना कहीं वर्क करो कि चीज़ों को क्या हमको याद करना है, क्या याद नहीं करना है, वो सब चीज़ तो कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, मेंसुरेशन से ही रिलेटेड है। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 924। वो कोन है, कोन का बात कर रहा है तो कोन कैसा फिगर होता है, इस तरह से जैसा आप ये सॉफ्टी वगैरह खाते हो, आइसक्रीम वगैरह खाते हो, वैसा ही एक कोन होता है। अब ये कोन में क्या गिवन है, वॉल्यूम इसका गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, ये हो गया हमारा क्या है, कोन है, 1/3 पाई स्क्वायर होता है कि नहीं। और ये है हाइट, ये है आर, ये हो गया आर हो गया, ये हाइट हो गया, ये एल होता है। इसको हम लोग स्लैंट हाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। और ये हो गया हाइट हो गया, ये हो गया रेडियस हो गया। तो 1/3 पाई स्क्वायर एच, जिसमें हाइट गिवन है, बेस एरिया पूछा है, तो बेस एरिया क्या होगा, यही पाई स्क्वायर होगा ना, यही निकालना तो है। मतलब कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट बराबर 924, ये दिया हुआ है। और हाइट का वैल्यू कितना है यहाँ पे गिवन, 18। तो ये 6 बार में कट गया, मतलब आपको डायरेक्ट बस 6 से डिवाइड देना था, 15 6 90। तो जो 15 वाला ऑप्शन होगा वही आंसर हो सकता है, 154। तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, हो सकता था रेडियस भी पूछ सकता था, यहाँ पे कुछ और भी पूछा जा सकता था। तो इस तरह से कम जो भी फार्मूला रिलेटेड सवाल हो उसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जब कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा तब तो फिर क्वेश्चंस बनाते ही रह जाओगे आप। क्योंकि फार्मूला रिलेटेड मेंसुरेशन के सवाल में प्रॉब्लम्स हुआ, क्योंकि बहुत सारे जब कोन में हम लोग देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप का सवाल, पेपर कटिंग करके कैसे कोन बनाया जाता है, कि मतलब उसमें तो तब वहाँ पता चलेगा कि कुछ कुछ डिफ़िकल्टी आती है। और ये कोन में इस तरह का भी बहुत सा सवाल क्रिएट किया जाता है कि बीच से यदि हम इसको काट दें तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, हाइट रेशियो क्या होगा, मतलब वो दोनों हाइट का रेशियो भी पूछ सकता है कि मतलब दोनों का हाइट क्या रेशियो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलरिटी वगैरह कंसेप्ट लगाते हैं तभी ये सब चीज़ निकलता है। तो वैसा भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब चर्चित क्वेश्चन इसको माना जाता है। और एक तो बोल रहा है कि ट्रेन ऑफ द स्पीड विदाउट स्टॉपेज, मतलब बिना स्टॉपेज के चल रहा है तो उसका स्पीड क्या हो गया, 65 है। और विद स्टॉपेज वो चलता है तो उसका स्पीड क्या हो गया, मतलब स्टॉपेज के साथ चलेगा, रुक रुक कर चलता है तो उसका एवरेज स्पीड माना जाता है 52। तो बता रहा है कि मतलब वो पूछ रहा हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप एंड एवरेज पर आवर, 1 घंटे में वो कितना बार रुकता है, कितने मिनट के लिए रुकता है, मतलब पर आवर कितने मिनट के लिए रुकता है। तो इसका एक जस्ट बेसिक फार्मूला, मतलब एक तो विदाउट स्टॉपेज के साथ जो स्पीड है, विदाउट स्टॉपेज
स्टॉपेज के साथ जो स्पीड है, स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विद स्टॉपेज, विद स्टॉपेज हो जाएगा, और डिवाइड बाय ओरिजिनल स्पीड जो है तुम्हारा ये विदाउट स्टॉपेज, ओरिजिनल स्पीड। और इसको मिनट बनाने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मिनट में हमको निकालना है। तो सबसे पहले विदाउट स्टॉपेज क्या दिया, ओरिजिनल कितना है 65, विद स्टॉपेज कितना है 52, और डिवाइड बाई क्या करेंगे 65 मिनट इसको बनाने के लिए, क्योंकि आवर्स में आ गया हमारा डेटा, तो क्योंकि किलो, तो ये क्या हमारा क्या हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 13, 13 पचे 65, 12 5 60, मतलब 12 मिनट हर आवर्स पर घंटे में वो रुक रहा है, 12 मिनट पर घंटे में वो रुक रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ये टाइम एंड डिस्टेंस का एक फिक्स सवाल है कि इस तरह के जब सवाल आते हैं तो आपको बस एक बेसिक सा फॉर्मूला जो होता है कि विदाउट स्टॉपेज उसका स्पीड कितना वो होता है, क्योंकि वो ऑब्वियस की बात है वो ज़्यादा रहेगा, उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे विद स्टॉपेज के साथ, और जो ओरिजिनल विदाउट स्टॉपेज उससे डिवाइड करेंगे। 60 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर, एक घंटे में कितना रुकता है, तो एक घंटे में निकालने के लिए हमको कहीं ना कहीं 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये पता चल रहा है कि वो 12 मिनट पर आवर वो रुक रहा है। तो आज मैं आपको इतना ही तक रखता हूँ, अगले क्लास में फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की ओर लाऊंगा। मतलब ये तो आपका कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो सीजीएल का हो, फिर और बेसिक तो आपका जैसे चल रहा है, जैसे परसेंटेज में अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद प्रॉफिट लॉस वगैरह। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।